हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिप्लोमा जोन। तो आज की इस वीडियो में हम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने दूसरे चैप्टर को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें है क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट या फिर एस्टिमेशन। तो आपको ये किसी बुक में केवल एस्टिमेशन के नाम से ही मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको केवल 5 टॉपिक पढ़ने हैं और उनमें भी हमारे कुछ सब टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ एस्टीमेट्स, अर्थात प्राकलन की परिभाषा। दूसरा है हमारा पर्पोज ऑफ एस्टीमेट, प्राकलन का उद्देश्य क्या है। तीसरा है एक्चुअल लागत यानी कि वास्तविक लागत। चौथा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एस्टीमेट यानी कि प्राकलन के प्रकार। तो प्राकलन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रारंभिक या खाका लागत प्राकलन और दूसरा होता है विस्तृत या फिर मध्यदर प्राकलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पहले वाले प्राकलन को। इसका नाम है प्रिलिमिनरी या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट, और हिंदी में इसे बोलते हैं हम प्रारंभिक या खाका लागत प्राकलन। तो इसका नाम आप हिंदी में याद न करके इंग्लिश में यदि याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट के 5 टाइप हैं। पहला है ये यूनिट या फिर रन रेट एस्टीमेट। दूसरा है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। तीसरा है क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट। चौथा है परसेंटेज रेट एस्टीमेट और पांचवा है एस्टीमेट बेस्ड ऑन मटेरियल एंड लेबर। तो इसमें से आपके सिलेबस में हैं वो केवल ये 2 हैं, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट और क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट। लेकिन हम आपको इस वीडियो में पहले 3 बता देंगे और आपको इन तीनों का एक एक न्यूमेरिकल करके भी दिखा देंगे, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से ये सब समझ में आ जाएं। तो अब हम देखते हैं अपने दूसरे एस्टीमेट को। तो दूसरा एस्टीमेट है हमारा डिटेल या फिर आइटम रेट एस्टीमेट। तो इसका हिंदी होता है विस्तृत या मध्यदर प्राकलन। तो ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा डिटेल एस्टीमेट फॉर न्यू वर्क। तो ये हमारे न्यू वर्क के लिए है। दूसरा है रिवाइज्ड एस्टीमेट, संशोधित या फिर पुनरीक्षित प्राकलन। तीसरा है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, पूरक प्राकलन। और चौथा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टीमेट, मरम्मत कार्य प्राकलन। और हमारा लास्ट टॉपिक नंबर 5वां है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एस्टीमेट। तो इसमें हम देखेंगे कि हम एस्टीमेट को किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो स्टेज का मतलब होता है चरण से। तो ये है हमारे प्राकलन की तैयारी के क्या चरण हैं। तो 5वें टॉपिक में हम ये सभी चरण देखेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमारे 5 टॉपिक हैं और पाँचों ही टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्राकलन। तो प्राकलन क्या होता है, अर्थात एस्टीमेट। तो एस्टीमेट किसी निर्माण कार्य की वह अनुमानित लागत है जो कार्य को करने से पहले तैयार की जाती है। तो बेसिकली एस्टीमेट क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाना ही हमारा एस्टीमेट कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारा पर्पोज ऑफ एस्टीमेट यानी कि प्राकलन के उद्देश्य। तो प्राकलन के क्या उद्देश्य हैं और इसे हम क्यों बनाते हैं। तो हमारा है कि प्राकलन के निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य हमारा परव्यय। तो इसे हम हेडिंग से याद करेंगे। तो परव्यय में क्या है हमारा, नए निर्माण या मरम्मती कार्य पर खर्च होने का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, जिससे आवश्यक धन की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा सामग्री, औजार, यंत्र, व समय। तो एस्टीमेट तैयार करके आवश्यक सामग्री की मात्रा, औजार, श्रमिकों की संख्या और समय का पता लग जाता है। तो एस्टीमेट में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी सामग्री चाहिए, किस प्रकार के औजार चाहिए, कितने श्रमिक चाहिए और इसमें हमारा कितना समय लगेगा। तो ये सभी काम हम एस्टीमेट से ही तैयार करते हैं। नेक्स्ट तीसरा हेडिंग है हमारा विशिष्टियाँ, जिसे हम इंग्लिश में स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो विशिष्टियों के अनुपालन से निर्माण की गुणवत्ता बनाई जा सकती है। विशिष्टियाँ का मतलब होता है प्रोसेस, किसी कार्य को करने की एक प्रक्रिया को ही हम विशिष्टियाँ
कहते हैं। तो एस्टीमेट में ये सभी लिखी जाती हैं कि पहले हमें उसमें गिट्टी डालना है, उसके बाद सैंड डालना है, उसके बाद उसमें हमें एग्रीगेट डालना है, ये सब उसमें हमारा लिखा होता है। तो यदि हम विशिष्टियों के अनुरूप किसी भी निर्माण कार्य को करते हैं तो उसकी गुणवत्ता और अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट हमारी चौथी हेडिंग है कार्य की प्रगति। तो एस्टीमेट से परियोजना की निर्माण अवधि का पता लग जाता है। तो जब भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य किस गति से चल रहा है, इससे भी हम निर्माण अवधि का पता लगा लेते हैं कि हमारा ये निर्माण कितने समय में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पाँचवा हेडिंग है हमारा निविदाएँ। तो निविदा आमंत्रित करने के लिए परियोजना का प्राक्कलन होना जरूरी है। निविदाओं का मतलब होता है टेंडर से। तो जब हम किसी को टेंडर देते हैं तो उसका हमें एस्टीमेट पहले से ही बना होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा एस्टीमेट ही नहीं बनेगा तब तक हम किसी को टेंडर नहीं दे सकते। और लास्ट हेडिंग है हमारी इसमें भुगतान। तो एस्टीमेट से भुगतान करने में आसानी भी रहती है। तो इस तरह से हमारे ये उद्देश्य है। इसमें टोटल 6 हेडिंग है। पहली है हमारी परिव्यय, दूसरी है सामग्री औजार यंत्र श्रमिक व समय, तीसरी हेडिंग थी हमारी विशिष्टियाँ, चौथी थी कार्य की प्रगति और पाँचवीं थी निविदाएँ और छठवीं थी भुगतान। तो आप केवल इन हेडिंगों को याद कर लेंगे तो फिर आप ये हेडिंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। तो तीसरा टॉपिक है हमारा एक्चुअल कॉस्ट अर्थात वास्तविक लागत। तो वास्तविक लागत का पता हम निर्माण कार्य को पूर्ण हो जाने के बाद ही लगा सकते हैं। तो यह हमारा किसी निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद जो लागत आती है उसे वास्तविक लागत कहते हैं। और जो हमारी अनुमानित लागत होती है वो हमारे निर्माण कार्य से पूर्व लगाई जाती है, जबकि जो हमारी वास्तविक लागत होती है वो हम निर्माण कार्य के ख़त्म हो जाने के बाद ही बता सकते हैं कि इसमें हमारा वास्तव में कितना पैसा लगा था। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा कि किसी निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद जो लागत आती है उसे वास्तविक लागत कहते हैं। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्राक्कलन अर्थात प्राक्कलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो प्राक्कलन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट। तो इसे हिंदी में हम प्रारंभिक या खाका लागत प्राक्कलन कहते हैं। और दूसरा है हमारा डिटेल्ड और आइटम रेट प्राक्कलन। तो डिटेल का मतलब होता है विस्तृत या फिर मध्यदर प्राक्कलन। तो इसमें हमारे प्रिलिमिनरी या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट के भी टाइप हैं और डिटेल या फिर आइटम रेट एस्टीमेट के भी टाइप हैं। तो हम एक एक करके इन दोनों के टाइपों को समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे रफ कॉस्ट एस्टीमेट या फिर प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के टाइप। तो पहला हेडिंग है हमारा प्रिलिमिनरी या फिर रफ कॉस्ट एस्टीमेट, प्रारंभिक या खाका लागत प्राक्कलन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी रफ कॉस्ट एस्टीमेट क्या होती है। तो रफ कॉस्ट एस्टीमेट हम अनुमान के लिए लगा लेते हैं, ये हमारी ज़्यादा परिशुद्ध नहीं होती है और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए हम ये बनाते हैं। जैसे कि हमें कहीं पर कोई कार्य करना है तो हम सबसे पहले उसका प्रारंभिक जो कि खाका लागत प्राक्कलन है वो करेंगे और उसे बना करके हम ले जाएंगे प्रशासन के पास। और उसके बाद यदि वो हमारा कार्य ठीक है तो प्रशासन हमें मंजूरी दे देगा। और उसके बाद जब हम कार्य शुरू करेंगे वहाँ पर तो उससे पहले हम बनाते हैं डिटेल एस्टीमेट। तो वो हम आपको आगे अभी इसमें समझाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट केवल अनुमान के लिए बनाया जाता है, जो कि हम प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से पहले बनाते हैं, प्रशासन की स्वीकृति लेने के लिए। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारा यूनिट और रनिंग रेट एस्टीमेट अर्थात इकाई या पट्टीदर आकलन। इसे हम आकलन या प्राक्कलन दोनों ही कह सकते हैं हिंदी में। तो ये हमारा क्या होता है, रनिंग रेट एस्टीमेट होता है हमारा, जैसे कि हमारा एक कमरा है और इसका खर्चा हमने मान लिया आ रहा है हमारा 2000 रुपये इसका खर्चा आ रहा है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारे 10 कमरों का खर्चा कितना होगा। तो इसमें हम 10 का गुणा करके और जो खर्चा होगा वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें निकाल लेते हैं रनिंग रेट एस्टीमेट में। तो इसमें पहले आप पॉइंट है भवन, कॉलोनी, भंडारण टंकी, रेल मार्ग, सड़क, नहर आदि कार्यों की परियोजनाएं बनाते समय इसकी प्रारंभिक लागत का अनुमान लगाने के लिए इकाई या पट्टीदर आकलन संतोषजनक रहता है। जैसे कि भवन है, कोई कॉलोनी है, भंडारण टंकी है, रेल मार्ग है, सड़क है, नहर है। यदि हम किसी का भी यदि आकलन कर रहे हैं तो उसे हम यूनिट या फिर रनिंग रेट एस्टीमेट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें बस मैंने आपको बताया था कि पूर्व में जो मकान बनाए जाते हैं उनके आधार पर ही हम उनका गुणा करके और
हम प्राकलन कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट इसमें यही है कि इस एस्टीमेट के लिए पूर्व में बनी समरूपी संरचनाओं को आधार बनाया जाता है। जैसे हमारी पूर्व में यह संरचना बनी हुई है और इसी टाइप की हम यहाँ पर ये संरचनाएं बना रहे हैं 2, तो हम इसके आधार पर ही इन दोनों का अब वो निकाल लेंगे कि यदि इसमें हमारा बनाने में 50,000 का खर्च लगा हुआ है एक को बनाने में, तो इन दो को बनाने में हमारा 1,00,000 रुपये खर्च होगा। हम ये मान लेते हैं। ये हमारा प्रारंभिक एस्टीमेट है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा परिशुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें हमारा भवनों की प्रति कमरा, सड़क की प्रति किलोमीटर लंबाई, पुल का प्रति मीटर स्पान यानी कि पाट, टंकी का प्रति किलोलीटर क्षमता की निर्माण दर के आधार पर अनुमानित लागत का पता लगाया जाता है। तो भवनों में हम प्रति कमरा के हिसाब से ही निकाल सकते हैं कि एक कमरा का कितना है, उसके बाद हम अधिकों का भी निकाल सकते हैं। सड़क में ये हम किलोमीटर में नापते हैं, पुल का हम स्पान लेते हैं मीटर में, टंकी की हम किलोलीटर में जो क्षमता होती है उसके आधार पर निर्माण दर से इसमें गुणा करके हम अनुमानित लागत का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका 100 छात्रों वाले छात्रावास भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक प्राकलन तैयार कीजिए। यदि प्रति छात्र 75,000 रुपये का प्रावधान हो, तो इसमें हमें प्रारंभिक प्राकलन बनाना है, जबकि प्रति छात्र का जो खर्चा है, जो प्रावधान है, वो हमारा 75,000 रुपये है। तो ये प्रावधान जो है वो प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग होता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही निश्चित कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे दिया गया है, तो हम केवल इसी को लगाएंगे, अदरवाइज ये आपको याद होना चाहिए, सभी के लिए अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, उसके बाद दिया है तो छात्रों की संख्या दी गई है हमें 100 और भवन का प्रति छात्र जो प्रावधान है वो दिया गया 75,000। तो भवन की रफ लागत कितनी आएगी, तो उसके हम 100 का गुणा करेंगे 75,000 में, तो ये हमारा आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख रुपये ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारा आता है दूसरा। तो दूसरा है हमारा प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट का हिंदी मतलब होता है कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन। तो इसे जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लिंथ एरिया अर्थात कुर्सी क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम ये मान लें कि ये हमारा एक एरिया है, तो ये जो हमारा एरिया है इसे हम बोलेंगे प्लॉट एरिया, और इस पर हमें निर्माण कार्य करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें इस पूरे पर ही निर्माण कार्य करना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें केवल इतने में निर्माण कार्य करना है अपना। इसमें हमारी ये बॉल भी सम्मिलित रहेगी, तो हमें इतने में निर्माण कार्य अपना करना है, इसमें हमारी बाल भी है। तो जितने क्षेत्र में हम अपना निर्माण कार्य करते हैं अथवा भवन या फिर बिल्डिंग बनाते हैं उसको ही हम प्लिंथ एरिया कहते हैं, और बाकी जो हमारा ये ऊपर दिया गया है इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लिंथ एरिया हम केवल उसे कहते हैं जिस पर हम अपना भवन टिकाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि यह एस्टीमेट भवनों के लिए अधिक अपनाया जाता है और इसमें कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जाती है। कुर्सी क्षेत्रफल की गणना के लिए हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो हमें प्लिंथ एरिया मिल जाता है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें कुर्सी तल क्षेत्रफल में कुर्सी क्षेत्रफल दर से गुणा करके एस्टीमेट तैयार किया जाता है। तो हमारी ये जो कुर्सी क्षेत्रफल दर है ये भी हमारी अलग होती है प्रत्येक कार्य के लिए। तो इसमें जब हमारा कुर्सी क्षेत्रफल लेकर आता है तो इसमें हम कुर्सी क्षेत्रफल दर से गुणा कर देते हैं तो हमारा एस्टीमेट तैयार हो जाता है। तो इसका भी अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ये जो हमें संरचना दी गई है, ये प्लान दिया गया है, इसका हमें रफ कॉस्ट एस्टीमेट निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि संरचना की लंबाई हमारी 4 मीटर दी गई है और चौड़ाई 2 मीटर, जबकि दीवार की मोटाई है हमारी 0.20 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमरे की दीवार सहित लंबाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर तो ये है और 0.2 मीटर इस साइड और 0.2 मीटर ये इस साइड। तो यहाँ पर हमने ये जोड़ लिया है 4 + 0.20 + 0.20, तो ये हमारा आ गया 4.40 मीटर। उसके बाद कमरे की दीवार से चौड़ाई कितनी आएगी, तो 2 मीटर ये और 0.2 और 0.2 ये हो गया हमारा 0.4, तो ये हमारी आ गई 2.4 मीटर। और
हमें दिया गया है प्लिंथ एरिया रेट जो है वो हमें 10,000 प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो प्लिंथ एरिया हमारा क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 10.56 मीटर। और उसके बाद लागत के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि प्लिंथ एरिया में हम जो दर दी जाती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10.56 में जब हम 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,05,600 रुपये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 1,05,600 रुपये हमारी इसमें लागत आ गई। नेक्स्ट हमारा तीसरा मतलब सी नंबर है क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट घनीदर प्राकलन। तो जब हम प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट से ही प्रारंभिक लागत निकाल सकते हैं तो फिर हमें इस क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखिए, ये हमारा एक भवन है, इसका जो प्लिंथ एरिया है वो ये वाला होता है नीचे की साइड, और ये भी हमारा एक भवन है तो इसका प्लिंथ एरिया ये हो गया। तो इन दोनों का प्लिंथ एरिया तो आपस में बराबर है। तो यदि हम इन दोनों संरचनाओं की यदि हम रफ कॉस्ट निकालेंगे तो वो हमारी प्लिंथ एरिया के अनुसार बराबर आएगी। लेकिन इसकी ऊंचाई कम है और इसकी अधिक है तो इसकी कॉस्ट जो है वो हमारी अधिक आएगी इससे। लेकिन यदि हम प्लिंथ एरिया के अनुसार निकालेंगे तो वो हमारी बराबर ही आएगी। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, इन सभी जो संरचना है उसके आंतरिक भाग को हम घनों में बांट लेते हैं और इन घनों में बांट करके हम इन घनों का घनफल निकालते हैं और इन घनफल में हम जो घनी दर होती है उसका गुणा करके हम इसकी जो कॉस्ट होती है वो हम निकाल लेते हैं क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट के द्वारा। तो इस तरह से हमें जो मान जो मिलता है वो हमारा परिशुद्ध होता है प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट की अपेक्षा। तो अब हम इसे देखते हैं। तो यह एस्टीमेट भवनों के आंतरिक भाग के घनफल पर बनाया जाता है या फिर जो घनफल होता है उस पर आधारित है। भवन का घनफल ज्ञात करने के लिए हम कुर्सी क्षेत्रफल को भवन की जो सामान्य ऊंचाई होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो भवन की सामान्य ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। घनफल बराबर आप हमारे ये सूत्र है, एक लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसके लिए दूसरा है कुर्सी क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से भी गुणा कर दें तो भी हम घनफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, इसमें घनफल में घनी दर से गुणा करके भवन की प्रारंभिक लागत ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी जो घनी दर होती है वो भी प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग होती है। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट। तो एक भवन का कुर्सी क्षेत्रफल 16.40 मीटर स्क्वायर है। कमरे के फर्श तल से छत स्लैब की ऊपरी तल की ऊंचाई जो है वो 2.60 मीटर है। भवन की प्राकलित लागत ज्ञात कीजिए, जबकि हमें घनी दर दी गई है 3500 रुपये। तो हम अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें हल, उसके बाद लिखते हैं दिया है। तो प्लिंथ एरिया दिया है हमें 16.40 मीटर स्क्वायर और हाइट दी गई है 2.60 मीटर। घनफल निकालेंगे हम तो कुर्सी क्षेत्रफल में हम हाइट से मल्टीपल कर तो ये आ जाएगा 42.6400 मीटर क्यूब। और लागत निकालने के लिए हम घनफल में घनी दर से भी गुणा कर देते हैं। तो घनी दर हमारी 3500 सी और उसमें हमने 42.64 का गुणा किया तो ये हमारा आ जाएगा 1,49,240 रुपये। तो इस तरह से आप क्यूबिक कंटेंट रेट एस्टीमेट से भी लागत निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे रफ कॉस्ट एस्टीमेट अर्थात प्रिलिमिनरी एस्टीमेट समाप्त हुए और अब हम देखेंगे अपने डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टीमेट को अर्थात विस्तृत या फिर मध्य प्राकलन को। तो जो हमारे विस्तृत या फिर मध्य प्राकलन होते हैं उन्हें हम प्रशासनिक की स्वीकृति मिलने के बाद और निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले बनाते हैं और ये हमारे परिशुद्ध भी होते हैं। तो इसमें भी हमारे कई टाइप हैं। तो पहला टाइप है हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट फॉर न्यू वर्क अर्थात नए कार्य के लिए डिटेल प्राकलन। तो जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो इसके लिए हम एक प्राकलन तैयार करते हैं। उसमें हमें भूमि, जल, सीवर, सड़क आदि को भी जोड़ना होता है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, इसमें प्रस्तावित संरचना के सभी मदों के परिणामों की शुद्धता से गणना कर उसको वर्तमान दरों से गुणा करके लागत तैयार की जाती है। तो इसमें जो सभी मद होते हैं उनका परिणाम को शुद्धता से गणना करते हैं और उस समय की जो दरें होती हैं उनसे गुणा करके हम लागत तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, इस एस्टीमेट में सभी आवश्यक मदों
जैसे भूमि है हमारी, कहीं कहीं के बार क्या होता है कि निर्माण कार्य के लिए हमें भूमि भी मोल खरीदनी पड़ती है। दूसरा जल है हमारा, सीवर प्रणाली है, सड़क है, इन सभी को जोड़ा जाता है नए कार्य के लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, फुटकर व्यय के लिए प्राकृतिक राशि का 3% जोड़ते हैं। तो फुटकर व्यय का मतलब होता है जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें बीच में मान लो पानी की आवश्यकता पड़ गई या फिर किसी कारण से हमें कोई किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता पड़ गई जो कि हमने उस समय उसमें नहीं जोड़ी थी, तो उसे हम बोलते हैं फुटकर व्यय। और इसके लिए हम जो आकलन करते हैं वो हम कुल राशि का 3% जोड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा है हमारा रिवाइज्ड एस्टीमेट, अर्थात संशोधित या फिर पुनरीक्षित प्राकलन। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट हम कब तैयार करते हैं, जैसे कि मान लो आज हमने कोई एस्टीमेट तैयार किया लेकिन किसी कारणवश वो एस्टीमेट हमें बंद करना पड़ा, मान लो झगड़ा हो गया या फिर किसी अन्य कारण से हमने वो एस्टीमेट बंद कर दिया और 1 साल बाद हमने उसी एस्टीमेट को फिर देखा तो उसमें मालूम पड़ा कि जो उसका जो मदों का व्यय है वो सभी मदों का व्यय हमारा 5% से भी अधिक बढ़ गया है या फिर किसी एक मद का हम 10% से अधिक बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में हम दोबारा उस एस्टीमेट को तैयार करेंगे और उस एस्टीमेट को दोबारा तैयार करना ही हमारा बोला जाएगा रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो इसमें यही लिखा गया है कि खुले बाजार में निर्माण सामग्री या श्रमिकों की मजदूरी दोनों में प्रभावित करने वाली वृद्धि होने पर अथवा किसी अन्य कारण से परियोजना के सभी मदों का व्यय मूल स्वीकृति राशि से 5% से अधिक बढ़ जाए या किसी एक मद का 10% से अधिक बढ़ जाए तो कार्य का संशोधित प्राकलन बनाया जाता है। नेक्स्ट, और इस पर पुनः स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तो जो प्राकलन हमारा बनता है दोबारा, उस पर हम दोबारा अपनी स्वीकृति प्राप्त करते हैं और ये हमारा एक विस्तृत प्राकलन होता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे अपने तीसरे प्राकलन को। तो तीसरा प्राकलन है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, अर्थात पूरक प्राकलन। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई निर्माण कराते हैं तो उस समय हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी उसमें जो हमें आवश्यक निर्माण होते हैं उनको बता देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिर भी हमसे कुछ छूट जाता है और ऐसी स्थिति में हम जब उसका अतिरिक्त निर्माण कराते हैं दोबारा तो उसके लिए भी हमें प्राकलन करना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। जैसे मान लो कि आपने ये घर बनवाया है और इसमें आपने अभी के लिए केवल इस तरफ से 4 रूम निकलवाए हैं और केवल यहाँ पर आपने 2 किचन बनवा दिए, एक ये है किचन और दूसरा ये है। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ तब तक आपके घर पर कोई रिश्तेदार आया और उसने बनाया कि 2 किचनों से काम नहीं चलेगा, 2 किचन आप और बनवाइए। तो फिर इसके लिए जो एस्टीमेट बनाया जाएगा वो आपका कहलाएगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, जो हम अतिरिक्त निर्माण करेंगे उसके लिए। तो इसलिए इसका नाम है पूरक एस्टीमेट। तो इसमें दिया है, यदि किसी निर्माण कार्य में कुछ अतिरिक्त निर्माण कराना हो जिसकी चर्चा मूल स्वीकृति प्राकलन में नहीं हो और यह कार्य आवश्यक होगा तभी हम कराएंगे, अदरवाइज क्यों कराएंगे। तो इसके लिए एक पूरक प्राकलन बनाते हैं। इसके आकलन को मूल प्राकलन की भांति स्वीकृति प्रदान करनी होती है और उसके बाद हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आता है, लागत सारांश, वो हमारा मूल प्राकलन की राशि और जो नया प्राकलन बनाया उसकी राशि को जोड़कर हम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी कंप्लीट हुआ। और अब हम देखेंगे अपने चौथे एस्टीमेट नंबर डी को। तो ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट, अर्थात मरम्मत कार्य प्राकलन। तो इसमें क्या होता है कि जब हम भवनों का निर्माण पूरा हो जाता है उसके बाद यदि भवनों की मरम्मत ना की जाए तो भवन हमें अपनी पर्याप्त आयु तक अच्छी प्रकार से सेवा प्रदान नहीं कर पाता है। इसलिए हम भवनों की प्रत्येक साल मरम्मत करते रहते हैं और मरम्मतों के लिए जो प्राकलन बनाया जाता है उसे बोलते हैं मरम्मत कार्य प्राकलन। तो इसमें है भवन अथवा किसी अन्य इंजीनियरिंग संरचना की प्रतिवर्ष मरम्मत के लिए मरम्मत कार्य प्राकलन बनाया जाता है और इसकी स्वीकृति ली जाती है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है इसमें वार्षिक मरम्मती कार्य में सफ़ेदी, रंगाई, पुताई,
टूटे कांच को बदलना, खिड़कियां यदि इधर उधर हो गई हैं तो उन्हें सेट करना आदि की मरम्मत की जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, मरम्मत कार्य प्राकृतिक संरचना की मूल लागत से 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हम केवल 1.5% ही रखते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा टॉपिक नंबर 5 और यहाँ तक हमारे जो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि नहीं किया है तो एस्टिमेट तैयार करने के जो चरण हैं वो हमारे केवल 3 चरण हैं। पहला चरण है हमारा डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट अर्थात माप, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी मात्रा की गणना, तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट अर्थात लागत सारांश। तो इन 3 चरणों में हम एस्टिमेट को तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए हम सबसे पहले तो हम जो है वो डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज़ की गणना करते हैं। इससे हमें परिमाण मिल जाता है। जब भी हम एस्टिमेट बना रहे होते हैं तो हमें इस तरह से एक सारणी मिलती है और उसमें हमें लिखा होता है मद की संख्या क्या है, कार का विवरण, नग कितने हैं, माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिमाण और योग, और इस साइड में लिखा होता है टिप्पणी। नीचे का ये आपका पूरा खाली होता है, इसे आपको भरना होता है। तो जैसे हमारी मद संख्या हो गई 1 तो हमने डाल दिया 1 नंबर। कार का विवरण हमारा कंक्रीट या सीमेंट का कार्य हो रहा है। नगों की संख्या है 1, ये केवल कार्य एक जगह हो रहा है और इसकी लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। तो हमारा परिमाण जो आएगा वो आएगा 1 × 2 × 3 और जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 6 और जब हम जोड़ेंगे तो भी हमारा 6 आएगा। टिप्पणी में आप केवल यही लिख सकते हैं 1 × 2 × 3। नेक्स्ट दूसरा है हमारा मिलावा। तो इसके नग 2 हैं, लंबाई इसकी 1 है, चौड़ाई भी 1 है और ऊंचाई भी 2 है। तो ये हमारा आ जाएगा 1 × 1 × 2। तो ये आएगा हमारा 2 और 2 ही हमारा योग आएगा। टिप्पणी में आप ये लिख दोगे 1 × 1 × 2। तो इस तरह से हम परिमाण को निकाल सकते हैं और जब हमारा परिमाण निकल आएगा तो उसके बाद हम फिर इसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट के लिए हमें इस तरह से ये साड़ी बनी मिलेगी। तो इसमें आपको लिखना होगा मद संख्या, कार का विवरण, कंक्रीट मिलावा, परिमाण हमारा आया था 6 और इसका आया था 2, दर इसकी है हमारी 1000 और इसकी है 3000, ये प्रति मीटर क्यूब में है दर। तो जब हम इसका राशि निकालेंगे तो 6 में हम ऊपर वाले में 1000 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट 6000। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए जो 3000 है उसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 6000 आ जाएगा और योग में हम इसे लिख देंगे। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी कि लागत सारांश भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 2 था वो आपका फिनिश हुआ अर्थात कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और हाँ, यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डिप्लोमा जोन के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लें। डिप्लोमा जोन टेलीग्राम चैनल पर ही हम आपको ये PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।